Good morning, students. So today we will start the remaining part of chapter number 7. In the 7th chapter we have discussed earlier that Q factor, power produced or power consumed in inductor, in capacitor and in resistor only. So today the topic is power consumed in series LCR circuit. The topic which we have discussed previously in conductor, in capacitor and in resistor, power. We have found the value of average power. Clear? So that value comes out to be 0 in case of inductor, 0 in case of capacitor. And in case of resistor, it comes out to be the half of the maximum value. So now we have to find the power consumed in series LCR circuit. Means जब सर्किट में तीनों होंगे तब पावर क्या होगी. Clear? Actual में the power for conductor, sorry, power for that capacitor and power for that inductor comes out to be 0. That power is only and only for the resistor. मीन्स हमने पीछे प्रूव किया था कि इंडक्टर की पावर और कैपेसिटर की पावर 0 होती है, तो जो पावर होगी यहाँ पे वो सिर्फ किसके इक्वल होगी, वो रजिस्टर की पावर के इक्वल ही होगी. बट वी हैव टू प्रूव इट. क्लियर? सो व्हाट इज पावर कंज्यूम इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट? So the power consumed in a series LCR circuit is the product of RMS value of voltage and RMS value of current. Means voltage and current both are in the same phase. कि जब voltage और current दोनों same phase में होंगे तब आपकी पावर आएगी. और वो सेम फेज में तभी होते हैं जब आपका ओनली प्योर रजिस्टर वहां पे सर्किट होता है. तो पहले हमें यहां पे कुछ मानना पड़ेगा. हम मान लेते हैं लेट दी फेस डिफरेंस बिटवीन V एंड I मींस वोल्टेज एंड करंट इज फाई. कि जो आपका फेस डिफरेंस है LCR सर्किट में बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, लेट दी फेज डिफरेंस बिटवीन voltage and current is phi. Clear? So if we apply the voltage V is equal to V naught sin omega t. So if V and I have a phase difference of phi, then I comes out to be I naught sin omega t plus phi. So this is the value of V, and for that value of V the I is I naught sin omega t because the phase difference is phi, which we have discussed in the previously. In the resistor the current and voltage are in the same phase. For a inductor, for a capacitor there is a difference of pi by 2. In capacitor pi by 2 आपका आगे होता है करंट और इन केस ऑफ इंडक्टर पाई बाय 2 पीछे. लेकिन अब हमने मान लिया कि इनके फेज डिफरेंस कितना है, 5 है. अब हमने निकालनी है पावर. सो वी ऑल नो दैट कि द पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ V एंड I. सो इफ पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ V I एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ V एंड I. सो V इज V नॉट sin omega t डॉट I नॉट sin omega t plus phi. Clear? So here comes out to be V नॉट I नॉट sin omega t डॉट sin omega t प्लस phi. तो पहले हम यहां तक पहुंचे. हमने निकालनी है एवरेज पावर. तो एवरेज पावर आपको पता ही है, इंटीग्रेशन ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट dt फ्रॉम 0 t डिवाइड बाय t. वो हम बाद में करेंगे, पहले इसको थोड़ा रीअरेंज करना है अपने. सो नाउ वी विल यूज अप्लाई आइडेंटिटी ऑन sin omega t प्लस phi. sin a प्लस b, जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट है वो समझाएंगे यहां से कि साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या है. लेकिन जो आपके बायोलॉजी वाले हैं उन्हें इस आइडेंटिटी को याद करना. हमने यहाँ पे साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगानी है. तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी. तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लगानी है आइडेंटिटी. तो आपका जो ये वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी आपका बाहर आ जाएगा. इसके बाद आपने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देनी है. ये आपका ए है, ये आपका बी है. तो साइन ए प्लस बी दैट इज साइन ए कोस बी, साइन ए व्हाट इज ए ओमेगा टी.
कोस बी, बी इज 5 प्लस साइन ए कोस बी, नेक्स्ट इज कोस ए साइन बी. व्हाट इज कोस? यहां पे कोस आ गया. ए मीन्स ओमेगा टी डॉट दैट इज साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो दैट साइन बी इज 5. तो हम यहां पे पहुंच गए. अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को अंदर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट होगा. अब जब इनको हम अंदर लेके जाएंगे, हमने मल्टीप्लाई करना है इनको, तो द रिजल्ट कम्स आउट टू बी वी नॉट आई नॉट साइन दिस साइन ओमेगा टी, दिस साइन ओमेगा टी, मल्टीप्लाई विद ईच अदर. इट विल बिकम साइन स्क्वायर ओमेगा टी cos phi, this cos phi plus v naught I naught, this is v naught, this is I naught, sin omega t, sin omega t cos omega t into में sin phi. तो हम यहां पे पहुंचे. तो ये वैल्यू आ गई आपकी p की, v naught I naught साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई प्लस वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई. अब इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं. हमने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया. क्लियर? ये भी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए साइन 2 साइन ए कोस ए मींस 2 साइन थीटा कोस थीटा. ये भी एक आपकी आइडेंटिटी बनाई थी अपने पीछे, आपको पता होना चाहिए हमने क्या आइडेंटिटी बनाई थी. हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको डिवाइड किया. जब इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, देन दिस विल बिकम साइन 2 थीटा. मींस आपकी जो ये पूरी वैल्यू है, ये आपकी बन जाएगी साइन 2 ओमेगा टी. उसके बाद हम आगे चलते हैं. इसके बाद अब जब इसके बाद हम आगे जाएंगे, तो यहां पे आपका आएगा वी नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई प्लस ये आपका वी नोट और ये आपका आई नोट डिवाइड बाय 2, तो ऐसे के नीचे आ जाएगा. अब ये था 2 साइन थीटा कोस थीटा, दैट ही बिकम साइन 2 थीटा. ये बन जाएगा आपका साइन 2, व्हाट इज थीटा है ओमेगा टी, तो इट्स ओमेगा टी इनटू में साइन फाई. क्लियर? तो अब हम यहां पे तक पहुंच गए हैं, हमने p की वैल्यू को निकाल लिया है. सो अगर आप यहां से v नोट और i नोट को कॉमन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो. उसके बाद हमने निकालनी है एवरेज पावर. तो अगर मैं यहां से v नोट और i नोट को कॉमन लेता हूं, तो अंदर आपका रहेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई डिवाइड बाय 2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर. ये वैल्यू हमने निकाल लिया पावर की. इसके बाद हमने निकालनी है एवरेज पावर. अब ये एवरेज पावर क्या है, कैसे निकलेगी? दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर. अब सॉरी, दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर, वी हैव टू फाइंड द एवरेज पावर. तो एवरेज पावर जो आपकी निकलेगी वो हमने पहले भी किया था. द एवरेज पावर पी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी पी डी टी डिवाइड बाय टी. क्लियर? तो उसको हम आगे देखते हैं अभी. सो नेक्स्ट हमने निकालनी है एवरेज. सो पी एवरेज इज इक्वल टू 0 टू टी पी डी टी डिवाइड बाय टी. क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं 1/t 0 टू टी पी डी टी. क्लियर? तो ये अपने पास है पी की वैल्यू. इसको यहां पे पुट करेंगे विद रिस्पेक्ट टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा. तो 1/t मैंने एस टीज बाहर रख दिया, तो यहां से लिखा 0 टू टी. दिस इज द वैल्यू वी नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई. क्लियर? प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई
डिवाइड बाय 2 इंटू में dt। तो ये दोनों में ही कॉमन है आपका, तो ये v नोट और I नोट को भी मैंने आपका यहां से हटा के इधर लिख दिया v नोट एंड I नोट। अब आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन बन गए। फर्स्ट ऑफ ऑल v नोट I नोट डिवाइड बाय t एज इट इज 0 टू t ऑफ साइन स्केयर ओमेगा t कोस फाई इंटू में dt। क्लियर, इसको अलग कर लिया और दूसरे को हम अलग करेंगे, प्लस 0 टू t साइन 2 ओमेगा t साइन फाई इंटू में dt। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन की हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे और फिर रिजल्ट देखेंगे क्या आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन को देखते हैं। तो हमने आपको समझाया था पहले कि जब भी स्केयर की टर्म होगी तो इस स्केयर की टर्म को आपने सिंपल टर्म में चेंज करना है, क्योंकि स्केयर की इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। क्लियर, तो अब इस स्केयर की टर्म को हम लिख सकते हैं, वी नो दैट साइन स्केयर ओमेगा टी जो आपका होगा वो आपका होगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। क्लियर, ये आपकी आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी आपकी कि वी कैन राइट साइन 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। तो अब इसको पहले हम इसको अलग से फाइंड करेंगे, इसको अलग से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले वी नोट आई नोट डिवाइड बाई टी 0 टू टी 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। क्लियर, और इसके साथ आपका है कोस फाई इंटू में dt। क्लियर, उसके बाद अगर मैं यहां भी लिख देता हूं वी नोट आई नोट डिवाइड बाई टी 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी इंटू में साइन फाई इंटू dt। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होगा स्टेप? नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं क्या होगा। क्लियर, तो इधर आपकी चल रही है पी एवरेज। तो इसके बाद जब हम ये फिर से आगे दो फंक्शन होंगे आपके। क्लियर, तो अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो आपका कोस फाई है ये आपका कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकती, यहाँ पे टी का फंक्शन चाहिए अपने को, तो ये आपका बाहर आ जाएगा। तो वी नोट आई नोट डिवाइड बाई टी यहाँ पे आ गया कोस फाई। अब इसके अंदर भी दो फंक्शन है, यहां से लिख दिया 0 से टी, इस dt को अंदर लेके आए तो 1 इंटू डी टी माइनस 0 टू टी कोस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी प्लस वी नोट आई नोट डिवाइड बाई टी 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी इंटू में साइन फाई इंटू डी टी। अब आपने याद रखना है कि जब हम कोस 2 ओमेगा टी की और साइन 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू टी, बोथ वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। तो अगर इसकी इंटीग्रेशन 0 होगी तो ये पूरी टर्म आपकी 0 होगी। अगर हम इसके लिए साइन फाई आपका कांस्टेंट है, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो अगर वो दोनों टर्म आपकी 0 होगी, ये भी टर्म 0 है और ये पूरी टर्म भी 0, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये बचा 1 इंटू में dt। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो देखते हैं क्या होगी। क्लियर, सो यहां पे आपका है वी नोट आई नोट डिवाइड बाय टी, साथ में आपका कोस फाई। क्लियर, अब 0 से टी की इंटीग्रेशन होगी टी, जीरो टू कैपिटल टी। तो ये आपकी बन जाएगी यहां से वी नोट आई नोट डिवाइड बाय टी इंटू में कोस फाई टी माइनस 0, और टी माइनस 0 टी हो गया, इस टी के साथ आपका टी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आपकी आ गई एवरेज पावर।
तो एवरेज पावर किसके इक्वल है, वी नोट आई नोट, और बेटा यहाँ पे एक और चीज रह गई अपनी, जो ये 2 था नीचे वाला, ये 2 भी आपका बाहर आया, यहाँ पे 2t होगा इसके साथ, क्लियर। इसके नीचे 2 था, वो 2 लिखना हम भूल गए, 2 फंक्शन बने थे आपके, ये 1 के नीचे भी 2 था, कोस ओमेगा टी के नीचे तो 5 बार, तो इसके साथ आएगा यहाँ पे 2, तो t के साथ t कैंसिल होगा, तो व्हाट इज योर पावर, योर पावर कम्स आउट टू बी P average comes out to be V naught I naught divided by 2 into में cos phi। तो अगर इसको लेते हैं V naught I naught, तो ये आपकी थी पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, तो मैक्सिमम का हाफ, यही किसमें आया था, आपका रजिस्टर में आया था। साथ में एक फैक्टर है cos phi, वही बात है, अगर आपका phi क्या होगा, 0 होगा, phi आपका क्या होगा, 0, क्योंकि जो phi आपका इन केस ऑफ रजिस्टर R, जो फेस डिफरेंस होता है किसके बीच में, V और I के बीच में, वो phi आपका 0 होता है। बट इन केस ऑफ कैपेसिटर, इन केस ऑफ रजिस्टर, जो आपका फेस डिफरेंस है phi, वो आपका 90 डिग्री होता है। तो वहीं से भी हम यहां पे वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको एक और जो हमने लिखा था, तो प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वी एंड आई, वो कैसे होगा, अगर मैं इस 2 को लिख देता हूं √2 इंटू में √2, तो जब किसी भी p की वैल्यू को हम √2 से डिवाइड करते हैं, वो बन जाती है आरएमएस वैल्यू। तो ये आपका बन गया वी आरएमएस डॉट आई आरएमएस इंटू में कोस फाई। अब यहां पे एक और नया फैक्टर है, ये कोस फाई क्या है, व्हाट इज दिस कोस फाई, so this cos phi is known as power factor। ये एक नई टर्म आ गई, व्हाट इज पावर फैक्टर। तो अब अगर हम निकालना चाहते हैं व्हाट इज पावर फैक्टर, और जो आपकी ये पावर है बेटा, ये आपकी है एपरेंट पावर, इसको भी अगर हम लिखना चाहता हूं वी आर एम एस पी आर एम एस, तो ये आपकी बन जाएगी, अगर इसको हम लिखते हैं यहां से, पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर वी आई, पी जो वी आई, तो ये बन गई आपकी पी आर एम एस इंटू में कोस फाई। तो कोस फाई मतलब पावर फैक्टर है, तो व्हाट इज पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर आपकी रेशियो है किसकी, पी एवरेज डिवाइड बाय पी आर एम एस इज इक्वल टू कोस फाई। मींस आपका जो कोस फाई है वो पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर का रेशियो किसकी, रेशियो एक्चुअल पावर टू दी एपरेंट पावर, क्लियर। तो जो ये P है दैट इज अ पावर, विच पावर, रियल पावर और एक्चुअल पावर, और जो ये PRMS वाली पावर है ये आपकी है एपरेंट पावर और वर्चुअल पावर। सो व्हाट इज कोस फाई, पावर फैक्टर रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर टू दी वर्चुअल पावर, एक्चुअल पावर टू दी एपरेंट पावर। तो ये आपका, इसके बेसिस पे हम कुछ और थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं, कोस फाई से क्या आपका रिलेशन है, कोस फाई क्या है, इससे पावर कैसे निकलेगी। अब अगर हम इस टॉपिक को समझते हैं तो बेटा इस रिजल्ट से जो हमने निकाला है, देखो पी एवरेज इज इक्वल टू वी नोट आई नोट कोस फाई, इससे हम तीनों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किसके ऊपर, इंडक्टर के ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर और रजिस्टर के ऊपर। तो अब आपको मैं समझाता हूं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, मैं इनका सबका डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। सबसे पहले मैंने रजिस्टर, तो अगर रजिस्टर के केस में यहां पे वी आर है, तो यहीं पे आपको क्या मिला था, आई मिला था। मींस जो वोल्टेज इन केस ऑफ रजिस्टर एंड करंट इन केस ऑफ रजिस्टर हैव अ एंगल ऑफ 0, और यहां पे हमने जैसे रिजल्टेंट भी इसको फाई बोला था। तो अगर हम कह देते हैं वी और आई के बीच में एंगल फाई है, तो इस केस में जो आपका फाई है इन केस ऑफ रजिस्टर वो आपका 0 है, तो जो पी एवरेज होगी वो आपको हो जाएगी वी नोट आई नोट कोस 0, तो आ जाएगी वी नोट आई नोट, क्लियर। नीचे इसके 2 भी थोड़े, ये 2, तो ये थी आपकी मैक्सिमम पावर का हाफ। अब वही था जब हमने लिया था कैपेसिटर, तो इन केस ऑफ कैपेसिटर हमने क्या देखा था, कैपेसिटर के केस में जो वोल्टेज और करंट थे
उनके बीच में था 90 का एंगल। अगर करंट यहाँ पे था, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, तो जो वोल्टेज थी आपकी दैट इज वीसी, वो आपको यहाँ मिलता है, एंगल कितना 90 डिग्री है। तो जो आई और वीसी में जो एंगल है, करंट और वीसी में जो एंगल इन केस ऑफ किसके, कैपेसिटर के केस में, सो दैट फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर ये आपकी 90 डिग्री है तो जब मैं इस फाई को 90 पुट करूंगा तो कोस 90 होगा 0, तो जो एवरेज पावर आएगी कैपेसिटर केस में वो भी क्या आएगी, 0 है। सिमिलरली अगर आई आपका एक्स एक्सिस पे था तो इन केस ऑफ इंडक्टर जो आपका वोल्टेज है VL वो आपको यहां मिली थी और यहाँ पे भी एंगल कितना 90 डिग्री, तो फाई अगेन कितना होगा 90। इसके लिए इन केस ऑफ इंडक्टर, तो इंडक्टर के लिए फिर से जब यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो फिर से पावर कितनी आएगी आपकी 0। तो तीनों का अलग अलग हमने किया, अब तीनों की पावर को अगर इकट्ठा कर दें तो वो LCR सर्किट की पावर होगी। तो कहीं ना कहीं जो LCR सर्किट की पावर है सीरीज की, वो किसके इक्वल है, दैट इज पावर कंज्यूम इन अ रजिस्टर ओनली। तो इस केस में आपका जो सर्किट है दैट इज बिहेव, LCR सर्किट जो आपका है दैट इज बिहेव लाइक प्योर रजिस्टर सर्किट। किसकी तरह बिहेव करेगा वो, बिहेव लाइक अ प्योर रजिस्टर सर्किट। क्लियर। तो AC सर्किट है रजिस्टर ओनली। स्पेशल केस हम देते हैं कि अगर फाई आपका 0 है, अगर आपका फाई क्या है 0 है, इसका मतलब कैपेसिटर नहीं है, इंडक्टर नहीं है, पावर मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन अगर आपका प्योर कैपेसिटर सर्किट है या प्योर इंडक्टर सर्किट है, उस केस में आपकी पावर क्या हो जाएगी 0। तो ये आपका टॉपिक था पावर, और यहीं से आपका है पावर फैक्टर जो हमने निकाला है। एक्चुअल में जो पावर फैक्टर है बेटा वो आपका कट चुका है सिलेबस में से, लेकिन उसके बारे में 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे पहले। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पावर फैक्टर। ठीक है, तो जो पावर फैक्टर की वैल्यू होगी कोस फाई, दैट इज पावर फैक्टर। तो हमें पता है जो कोस फाई है, जो फाई था आपका वो आपका 0 था इन केस ऑफ रजिस्टर, तो कोस 0 1। तो जो पावर फैक्टर की वैल्यू है इन केस ऑफ रजिस्टर वो 1 होगी, लेकिन इन केस ऑफ कैपेसिटर, इन केस ऑफ इंडक्टर, तो आपका जो पावर फैक्टर होगा वो आपका 0 होगा। तो ये आपका टॉपिक था पावर कंज्यूम इन सीरीज LCR सर्किट। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मर। So now today next topic is transformer. So what is transformer? The transformer is a device which is used to change the value of voltage, means which is used to increase or decrease the voltage. So that is known as transformer. So now we will discuss in detail ki what is transformer, what is its principle, how it works, and type of transformer. So actually there are two type of transformer. One is step up, अनदर इज स्टेप डाउन। मीन्स आपके दो तरह के ट्रांसफॉर्मर है, एक स्टेप अप है, एक आपका स्टेप डाउन। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या डिफरेंस है, क्लियर, कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है और स्टेप डाउन कैसे काम करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेट वोल्टेज we can say that to convert one type of voltage into another type। अब वन टाइप और अदर टाइप का मीनिंग है कि अगर हाई वोल्टेज है तो उसको लो में कन्वर्ट कर सकता है, अगर लो में है तो उसको हाई में कन्वर्ट कर सकता है। तो दैट इज योर ट्रांसफॉर्मर। कि ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है कि जो वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। अब पॉइंट आते हैं कि इंक्रीज कब होगी, डिक्रीज कब होगी। अब जो आपके घरों में करंट आ रहा है या जो वोल्टेज आ रही है वो आपके किसी भी पावर स्टेशन से आ रही है, और पावर स्टेशन में वो कहीं डैम से आ रही है, डैम के ऊपर वो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो यहां तक आते आते क्लियर उसकी जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाती है। तो आपके जो पावर हाउसेज होते हैं उनको फिर स्टेप अप किया जाता है। फिर जब आपके घर में पहुंचती है तो आपके घर में वो स्टेप अप होती है, लेकिन आपके घर में 220 वोल्टेज चाहिए और 440 पे होती है, तो उसको फिर स्टेप डाउन किया जाता है। तो दो तरह के आपके ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। क्लियर। तो स्टेप अप और दूसरा है स्टेप डाउन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों कैसे काम करते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मर की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो आपने क्या लिखनी है कि ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट लो अल्टरनेट वोल्टेज एट हाई करंट, लो
आपकी एसी वोल्टेज एट हाई करंट, मींस जो वोल्टेज है वो आपकी लो होगी और करंट आपका क्या होगा, हाई होगा। लो अल्टरनेट वोल्टेज एट हाई करंट इज टू बी कन्वर्ट हाई अल्टरनेट वोल्टेज एट लो करंट। तो जो लो को हाई में कन्वर्ट करेगा उसको हम बोलेंगे स्टेप अप। उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेप अप। मींस वो वोल्टेज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे स्टेप अप। और जो इसका उल्टा वाइस वर्सा जो होगा, हाई अल्टरनेट वोल्टेज एट लो करंट। हाई अल्टरनेट वोल्टेज एट लो करंट को हम किस में करेंगे, लो अल्टरनेट वोल्टेज एट हाई करंट में करेंगे, तो वो हो गया आपका स्टेप डाउन। अब जो आपके घरों के ट्रांसफार्मर आपने देखे हैं वो सारे आपके स्टेप डाउन है, लेकिन जो पावर स्टेशन में ट्रांसफार्मर होते हैं वो सारे आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। और जब किसी भी थर्मल पावर प्लांट से या किसी भी पावर प्लांट से जब आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है बाय द केबल्स, तो उसको स्टेप अप करके भेजा जाता है। क्लियर। और यहां तक आते आते वो स्टेप डाउन हो जाती है, क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा रेजिस्टेंस ऑफर होगा। क्लियर। तो तभी यहां पे लिखा हुआ है लो एसी वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई एसी वोल्टेज एट लो करंट। तो जब किसी भी पावर स्टेशन से आती है तो होती है हाई एसी वोल्टेज एट लो करंट। अब लो करंट का मतलब ये है कि अगर करंट लो होगा तो जो हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा, वी नो दैट आई स्क्वायर आरटी, हमने पढ़ा था हीट का फॉर्मूला, जाउल ऑफ हीटिंग से। तो हीट की फॉर्म में जो एनर्जी का लॉस होगा वो कम होगा। अगर करंट की वैल्यू को हम हाई कर देंगे तो जो आपका हीट की फॉर्म में जो एनर्जी का लॉस है वो आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आपने बात समझनी है कि हाई करंट और लो करंट का क्या मतलब है। क्लियर। अब बात आती है कि करंट की वैल्यू को हाई और लो कैसे करेंगे। तो बेटा करंट की वैल्यू को हाई और लो करने में हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस का। तो जब भी हम किसी सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, चाहे वो एसी है चाहे वो डीसी है, तो उसके रिस्पेक्ट में वो करंट मिलता है और करंट की वैल्यू कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो अब आपने पहले समझना है कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज डिवाइस विच इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू वोल्टेज। अब ये दो तरह का, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या है, और सबसे पहले ये समझना है कि लो वोल्टेज, लो अल्टरनेट वोल्टेज एट हाई करंट, मींस वोल्टेज अगर लो होगी तो करंट आपका क्या होगा, हाई रखना। अब करंट हाई कैसे होगा, बाय डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। तो अगर लो अल्टरनेट वोल्टेज एट हाई करंट है तो उसको कन्वर्ट करेगा इसके अंदर हाई अल्टरनेट वोल्टेज एट लो करंट में। ठीक है। तो ये जो आपकी वोल्टेज होती है, जो ये वाला पॉइंट है, हाई वोल्टेज कहां पे होगी, जब आपका जो करंट है या जो आपकी वोल्टेज ट्रांसफॉर्म होती है पावर स्टेशन से आपके घरों तक। क्लियर। तो ये आपने समझना है लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, तो ये डेफिनेशन में लिखना है। तो ये आपका था ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर जो वर्क करता है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि आपकी दो कॉइल होगी, एक कॉइल में करंट आपका चेंज होगा, उस करंट चेंज होने की वजह से तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल पे एक्ट करेगा, उस कॉइल के लिए जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे होगी इंड्यूस ईएमएफ, उस इंड्यूस ईएमएफ की हेल्प से आपका सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो आपके दो तरह के हैं, वन इज स्टेप अप अनदर इज स्टेप डाउन। तो मैं दोनों के डायग्राम बनाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका होगा एक कोर, दिस इज आयरन कोर। किसी भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर मैं पहले स्टेप अप का डायग्राम बना रहा हूं। फर्स्ट इज स्टेप अप। स्टेप अप क्या होता है, जो लो अल्टरनेट वोल्टेज एट हाई करंट को हाई अल्टरनेट वोल्टेज एट लो करंट में चेंज करेगा, उसको हम कहते हैं स्टेप अप। सबसे पहले आपका यहां पे होगा एक, ये आपकी है प्राइमरी कॉइल और इसको बोलेंगे प्राइमरी सर्किट।
क्लियर। यहां पे एक लोड होगा और ये आपकी है सेकेंडरी कॉइल। क्लियर। दिस इज अ प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल, दिस इज अ प्राइमरी सर्किट, दिस इज अ सेकेंडरी सर्किट। तो जैसे ही हम इसको किसी एसी से जोड़ेंगे इसमें करंट फ्लो करेगा, तो ये एक तरह की इंडक्टर है, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, ये मैग्नेट बनेगा, इसका क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां पे क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस कॉइल पे एक्ट करेगा। और आपको पता है कि जो आपका एसी है वो अपनी पोलैरिटी को चेंज करते हैं। क्लियर। तो जब ये पोलैरिटी चेंज होगी तो इसके ऊपर जो फ्लक्स लिंक्ड है वो क्या करेगा चेंज करेगा। मींस फ्लक्स लिंक्ड चेंज ऑन सेकेंडरी कॉइल, उसकी वजह से यहां पे होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर। यहां पे इंड्यूस ईएमएफ होगी तो इसके दो एंड के बीच में क्रिएट होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इसके एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तब आपका यहां से इस सर्किट में करंट आ जाएगा। तो ये आपका इनपुट सर्किट था और ये आपका होगा आउटपुट सर्किट। तो हमने क्या किया स्टेप अप लो एसी वोल्टेज को कन्वर्ट कर दिया हाई एसी वोल्टेज में। अगर लो एसी वोल्टेज है तो यहां पे करंट क्या हाई है, अगर यहां पे हाई एसी वोल्टेज है तो करंट यहां पे क्या है लो है। तो ये आपकी हमने वर्किंग भी आपको साथ ही साथ इसकी हमने देख ली कि हाउ आर ट्रांसफॉर्मर वर्क्स। ये आपका था स्टेप अप। ठीक है क्लियर। अब इसके अंदर जो ये है बेटा ये नंबर ऑफ टर्म्स, वी कैन से दैट, इसको मैं आपको एट द एंड टॉपिक समझाऊंगा कि नंबर ऑफ टर्म कैसे काम करती हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन में। ठीक है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्म कैसे काम करती हैं। क्लियर। तो उसके बाद हमने देखना है स्टेप डाउन। तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म होगा उसका डायग्राम हमने देखना है। स्टेप डाउन के अंदर ये आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा आपका, यहां पे आपकी कोइलिंग होगी दोनों की। तो ये आपका होगा प्राइमरी और इसी के बीच में यहीं पे आपका होगा लोड के साथ सेकेंडरी। मीन्स ये आपका दो डायग्राम है, वन इज ऑफ स्टेप अप अनदर इज ऑफ स्टेप डाउन। क्लियर। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब इसकी थोड़ा थ्योरी को हम समझते हैं, क्या है थ्योरी आपकी यहाँ पे। तो पहले बेटा हम यहाँ पे ईएमएफ की बात करेंगे जो आपको कही गई थी फ्राडे लॉ ने कहा था ईएमएफ। क्लियर। जिसको फिर लेंज लॉ ने मॉडिफाई किया था। तो ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल वी सेड दैट ईपी प्राइमरी वी ऑन दैट इज एनपी डी फाई बाई dt। np यहां पे क्या है नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल इज द np एंड es emf इन सेकेंडरी कॉइल दैट इज माइनस ns d phi by dt। और ये d phi by dt क्या है दैट इज चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। क्लियर। तो ये आपका चेंज इन फ्लक्स है। और वही बात है जितना फ्लक्स ये प्रोड्यूस करेगा उतना ही फ्लक्स इसके ऊपर चेंज होगा। क्लियर। और यही आपका प्रिंसिपल है क्या ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल एंड इंड्यूस ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल। की जो इंड्यूस ईएमएफ होगी क्योंकि ये दोनों बेटा आपके इंडक्टर हैं, क्लियर कॉइल है, तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होगी। तो ये इंड्यूस ईएमएफ किसकी है प्राइमरी की, इंड्यूस ईएमएफ की सेकेंडरी की, दोनों को उठा के डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ईपी डिवाइड बाई ईएस इज इक्वल टू माइनस की एनपी डिवाइड बाई एनएस डी फाइव बाई डी टी से आपका कैंसिल, ये माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ईपी अपॉन में ईएस इज इक्वल टू एनपी अपॉन में एनएस। तो ये आपका आ जाएगा
रिलेशन किसके बीच में, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। क्लियर। अब यहीं से हमने और इस एनपी अपॉन एन को हम के भी लिख सकते हैं। क्लियर। क्या लिख सकते हैं हम, के भी लिख सकते हैं। बुक में उन्होंने उल्टा डिवाइड किया होगा, लेकिन रेशियो किसकी, ईपी डिवाइड बाय ईएस, ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। अब हम इन प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बेस पे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न आपकी किस में ज्यादा होंगी, किसके केस में प्राइमरी कॉइल में टर्न ज्यादा होंगी, किसके केस में सेकेंडरी कॉइल में टर्न ज्यादा होंगी। क्लियर। वो देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्न किस केस में कम है और किस केस में ज्यादा है। तो अब यहां से देखते हैं हम, ई पी डिवाइड बाई ई एस इज इक्वल टू एन पी डिवाइड बाई एन एस। क्लियर। तो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं एन पी इज ग्रेटर देन एन एस, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। तो अगर प्राइमरी कॉइल ज्यादा है तो ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर छोटा होगा। तो ये किसके इक्वल है, के के इक्वल है। तो आपका जो ये के आएगा दैट इज ग्रेटर देन 1। अगर आपका के ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब ई पी जो आपका है दैट इज के टाइम ऑफ ई एस। इसका मतलब क्या है कि जो प्राइमरी आपकी वोल्टेज थी वो सेकेंडरी वोल्टेज का के टाइम ज्यादा है। इसका मतलब आपकी जो ईपी है इज ग्रेटर देन ईएस। किसके लिए, जब के आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और जब आपका एनपी ग्रेटर देन किससे है, एनएस से है। अब यहां से क्या है, प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा है, सेकेंडरी कम है। प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा है, सेकेंडरी क्या है, कम है। इसका मतलब प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा थी, सेकेंडरी कम थी। इसका मीन्स हमने वोल्टेज को डिक्रीज कर दिया। तो ये आपका बन जाएगा स्टेप डाउन। क्लियर। अब अगले केस में हम कह देते हैं, अगर यहीं पे ही इसी केस में अगर हम कह देते हैं कि एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल। तो अगर सेकेंडरी की वैल्यू ज्यादा है और प्राइमरी की वैल्यू कम है तो आपका जो के होगा यहां से वो लेस देन 1 आएगा, क्योंकि ये नंबर छोटा है, नंबर बड़ा है, तो लेस देन के। तो जो ई पी डिवाइड बाई ई एस था इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वो यहां से दैट इज लेस देन 1, और यहां पे हमने लिख दिया के। तो जो ईपी आपका आया दैट इज प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू के टाइम ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज। अब जो के है वो आपका है लेस देन 1, तो मीन्स ये है 0 पॉइंट समथिंग। अगर ये 0 पॉइंट समथिंग को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आपका जो ईपी होगा वो आपका लेस देन होगा ईएस से। अब इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी वोल्टेज कम थी, सेकेंडरी क्या है, ज्यादा है। तो ये आपका हो गया स्टेप अप। तो भाई आपके दो तरह के ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, वो डिपेंड करता है यहाँ।